Hey everyone, welcome to the session. This is Deepika Avasthi. Welcome back to Verbology. आज के सेशन में we are going to solve ZAT 2024 students के लिए past year questions. These questions are essentially picked up from last 2 years question papers. Students, we have done many more such sessions. आप playlist में जाके check कर सकते हैं जिसने भी नहीं देखा है. But those who have solved some questions with me already on verbal and decision making need to know today's session focuses mainly on RC and non-RC question, that is verbal section, and less on decision making. So आज के क्लास में तीन तरीके के questions होंगे: reading comprehension, non-RC questions like parajumble, fill in the blanks, grammar, etc., critical reasoning, and towards the end some decision making. So इसका predominant focus क्या है class का? Verbal section. So let's get started with today's session. Without further ado, yeah, sure. So, yeah, this is your first question, students. As we can see, fill in the blanks. Sure. इसमें क्या करना, कैसे हम सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में आएंगे, पहले पढ़ लेते हैं. अ मैप इज अ यूजफुल मेटाफर. मेटाफर मतलब क्या? मेटाफर मीन्स इनडायरेक्ट सिंबल. आप सिंबल दिखा रहे. इफ आई से यू आर अनइमोशनल एज अ स्टोन, पत्थर की तरह अनइमोशनल हो, तो मैं एक पत्थर से आपके इमोशंस को आपको कंपेयर करूं. सो मेटाफर, दैट इज अ मेटाफर. सो इनडायरेक्ट कंपैरिजन विद अ थिंग, विद एन ऑब्जेक्ट. सो हम बोल रहे हैं कि मैप अपने ब्रेन के लिए हम एज अ मेटाफर यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेंटेंस में लिखा है कि हम मैप को, इस चीज को अपने ब्रेन की समझाने के लिए, एनालॉजी देने के लिए, सिमिलैरिटी देने के लिए हम यूज कर रहे हैं. फाइन. व्हेन टॉकिंग अबाउट डैश, व्हेन टॉकिंग अबाउट व्हाट, राइट? perception, understanding, connections, design, comprehension. Let's say we are not very sure of the first words. For example, क्योंकि कोई hint नहीं मिल रहा है. देखो, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करोगे, you have to read the entire sentence. First of all, पूरा जो सेंटेंस है, तीनों ब्लैंक्स पढ़ो. देखो किस किस में आपको कुछ क्लूज मिल रहे हैं. तो पहले हम क्लूज फाइंड करते हैं and then see which of the following option are matching with your clues. ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही वर्ड्स मैच करें with your clues. For example, because at its most basic level our brain dash to be atlas of a sorts. तब देखो एक रीजन दिया कि बहुत बेसिक लेवल पे अपना जो ब्रेन है ये एटलस की तरह है. अ सिस्टम, इसमें रूट्स हैं, रास्ते हैं, नेविगेटर्स टुवर्ड्स द जस्ट वन डेस्टिनेशन, स्टेइंग अलाइव. हाउ टू स्टे अलाइव, अल्टीमेटली ब्रेन अपने को उस तरह के डिसीजंस देता है कि हम कैसे सर्वाइव बेस्ट कर सकते हैं. दैट्स द होल थिंग. दैट मीन्स अपना ब्रेन ब्रेन एटलस की तरीके का है. सो दैट मीन्स है, ऐसा नहीं हो गया है. सो आवर ब्रेन इज इवॉल्व टू बी, कह सकते हैं प्रोग्रेस, नॉट रियली. ये चेंज हो चुका है. वही, इट इज नॉट चेंजिंग. अ ब्रेन इज लाइक दैट, लाइक दिस ओनली. डेवलप्ड, मे बी. मेटामॉर्फोसिस, अगेन नो. सो मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज इन फॉर्म. जैसे आपने बहुत सारे मूवीज में देखा है, ट्वाइलाइट में देखा है, हाउ अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग चेंजेस इनटू वुल्फ. उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. एकदम से फॉर्म ही, इंसान किस कुछ का कुछ दिख रहा है. राइट? डॉक्टर जेकल की स्टोरी आपने सुनी होगी, कैसे वो रात में लेकिन कुछ जानवर में कन्वर्ट हो जाते थे, लाइक दैट. सो चेंज इन फॉर्म. तो मेटामॉर्फोस, ब्रेन चेंज नहीं हो रहा है. सो दिस चेंज, प्रोग्रेस, मेटामॉर्फोस, तो उसकी वजह से चले जाते हैं ना. अपने दिमाग में सिस्टम ऑफ रूट्स हैं, डिजाइन टू navigate us towards just one destination, shape to, right, shape to show us. Also, one more thing, when talking about understanding a perception, not design, isn't it? हम बोल रहे कि अपना जो a map is a useful metaphor, a useful example for our brain when we talk about understanding, how brain understands things, how brain shows us things कि भाई कैसे जाना है, क्या करना है, rather than design or connections. So first word में perception या understanding ठीक था, but a progress या shaped was not right. So by process of elimination we can solve it like this. Yeah, clear everyone. Now let's move to next question. I'll give you a minute to read and then we'll solve it together. All right. Medicine has been operated by trial and error. देखो एक ये hint है. Again, like same thing. Read the entire sentence, take the clues, right? Do process of elimination, see which option matches with your clues. So, medicine has been operated by trial and error. ये आपका पहला क्लू है. In other words, अगर मैं बोल रही हूँ in other words, ऐसे अगर मैं बोलती हूँ you are a smart person, in other words very intelligent person, तो smart का जो synonym होगा, related word होगा, वही मैं बोलूंगी ना. तो medicine जितने operate होते हैं वो trial and error से होते हैं. In other words,
मैं ट्रायल एरर के लिए एक और वर्ड अगर मुझे यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगी? सेकंड वर्ड पे पहले जाते हैं, रैंडमली। ट्रायल एरर मतलब शायद सही हो जाए गलत हो जाए, तो रैंडमली हो सकता है, एनालिटिकली नो, स्टैटिस्टिकली नो, लॉजिकली नो, आर्बिट्रेरीली ऑल्सो मीन्स रैंडमली। सो दैट मीन्स ईदर ए इज माई आंसर और ई इज माई आंसर। तो जहां पे भी आप श्योर हो, आपको एक क्लू मिला, लाइक यहाँ पे हमें सेकंड ब्लैंक का फर्स्ट पहले मिला, पहले आप वो करो, ठीक है। We know by now that there can be entirely dash connections between symptoms and treatment. As in, what kind of connections? Let's read. We have a hint further. And some medications succeed in medical trials for mere random reasons. देखो, if you're being successful in something for random reasons, ऐसा कुछ तुमने मेहनत नहीं की है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बट बस हो गया, निकल गया काम। तो इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर अ कोइंसिडेंटल और रैंडम रीजन, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्चुइटस। देखो यहाँ पे एक्सीडेंटल भी हो सकता है, बट इफ आई से इट्स एन एक्सीडेंटल सिचुएशन, बाय चांस गलती से हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए हो सकता है, मोस्ट लाइकली नेगेटिव। व्हेन यू से फॉर्चुइटस, फॉर्चुइटस मतलब गुड एक्सीडेंट्स, गुड कोइंसिडेंसेस। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन सक्सीड हो जा रही है रैंडमली कि हाँ इट जस्ट वर्कड ऑन द पीपल। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई, शायद टाइम सही था, सीजन सही था, ये लोग ऑलमोस्ट ठीक होने ही वाले थे और मेडिसिन उस टाइम पे थी, राइट टाइम पे थी। वी डोंट नो एनीथिंग कुड बी द रीजन। सो गुड कोइंसिडेंसेस का मतलब होता है, तो हम मुझे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए बिकॉज ऑफ दिस हिंट। ऐसा नहीं कि मेडिसिन इज फेलिंग, मेडिसिन इज सक्सेसफुल फॉर रैंडमली। सो फॉर्चुइटस इज द राइट वर्ड, राइट। फर्स्ट वर्ड को अब देख लेते हैं। मेडिसिन हैज, हमेशा से मेडिसिन हमने ट्रायल एरर से ही ऑपरेट किए, पहले से। तो पहले से किए तो मतलब वही फॉर्मली या हिस्टोरिकली। तो फर्स्ट वर्ड थोड़ा सा शायद ट्रिकी हो सकता है, बट सेकंड थर्ड वर्ड इज क्वाइट इजी। सो विल एंड अप चूजिंग ऑप्शन ई, हिस्टोरिकली, आर्बिट्रेरीली, फॉर्चुइटस। दैट इज द करेक्ट आंसर। Let's move to question number 3, everyone. This is a grammar question. You have to figure out which of the following is grammatically incorrect. So let's read it together. I have good knowledge of German, right? मेरे पास, don't you think it should be I have a good knowledge of German? Isn't मेरे पास अच्छी a good knowledge, isn't it? So this one is incorrect. हमें क्या find करना था? Incorrect. ओके, तो वन तो डेफिनेटली मिस्टेकन, मतलब गलत है उसमें, तो मे बी सी और ई आंसर हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स बिफोर चूजिंग और नैरोइंग इट डाउन, विल जस्ट गो थ्रू फ्यू मोर सेंटेंसेस एंड देन सी यार क्या ऑप्शन हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर राजीव एवरीबडी वाज देयर, सो एवरीबडी इज ऑलवेज सिंगुलर, तो ये तो आई गेस डेफिनेटली ट्रू है, एवरीबडी वाज देयर। Whole Delhi was celebrating independence, पूरा दिल्ली कर, तो when I say Delhi is celebrating या was celebrating, तो whole की क्या जरूरत है? Whole मतलब क्या half of the, अगर वैसे बोलूंगी Delhi was celebrating, does that mean maybe some of the Delhi was not? तो whole is unnecessary over here, है ना? India was celebrating, तो मतलब whole इसका obvious मतलब whole ही हुआ, whole India was celebrating that day, isn't it? So this is quite redundant or unnecessary. Three is definitely has error. The word whole is unnecessary. Neither the dog nor is the cat responsible for this mess. This is perfect. A lot of you must be wondering, don't you think it should be neither the dog nor the cat is responsible? Yeah, even that will be true. But ऐसे भी ठीक है. Ultimately मुझे second में singular verb चाहिए जो कि है. तो nor is the cat, नॉर आर यू लाइक दिस या नॉर यू आर लाइक दिस, आप कैसे बोल सकते हो? इसमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, अननेसेसरी वर्ड्स नहीं है, इसको हम रख लेते हैं। ही नोज टू स्विम, आइडियली इट शुड बी ही नोज हाउ टू स्विम, है ना? और आई नो हाउ टू स्विम, आई नो टू स्विम इज रॉन्ग, so this is wrong. 135. Do we have 135? Yes. I look forward to meeting you. I look forward to seeing you. I look forward to working with you. तो ये तो ऐसे ही बोलते हैं। तो 6 तो 100% करेक्ट है। 6 फॉर श्योर जो आपको गारंटीड पता है वो आप हटा दो। और फिर अगर आपको फिर भी डाउट कभी हो रहा है इस तरह के क्वेश्चन में, मे बी यू विल नॉट फिगर आउट ऑल 3 सेंटेंसेस व्हिच हैज ग्रामेटिकल एरर, तो एटलीस्ट 2 में श्योर अगर आपको हो गया तो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, by looking at the options, right, it will help you most of the time, but not every time, students. At the end of the day, I always say your vocabulary, your grammar has to be good, that you have to work on it constantly. All right, next question, everyone. Again a grammar question. Which of the following is grammatically correct sentences? You had better told her everything or else you will lose a friend, right? आप उसको बता देते, otherwise तो you lose a friend. अब उसको नहीं बताया तो अब तो like she will not be able to trust you, like that's something like that is the meaning here.
Now, first of all, let's focus on the differences because सारे के सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम बात बोल रहे हैं, पर फर्क कैसा है कंस्ट्रक्शन में है, तो क्या फर्क है पहले मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए. So you had better told her everything, told her, tell her, tell her, tell her. पहले तो ये. दूसरा you will और would, will और would. ठीक है, देखो मैं इसमें हम बोल रहे हैं कि यार उसको सब कुछ सही बता दो, अदरवाइज यू लूज हर, यू लूज अ फ्रेंड, वो आपकी दोस्त है, यू लूज हर, राइट. तो बता दो, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, राइट, हो जाएगा क्योंकि तुम नहीं बता रहे हो. तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सेकंड पोर्शन हाइपोथेटिकल या पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट. हम पास्ट ऐसा नहीं कि अब आप एक अपना फ्रेंड खो चुके हो, नो, राइट. दैट वी आर वुड तभी आता है. तो यू विल लूज हर, अगर तो यू बेटर टेल हर या टोल्ड हर एवरीथिंग, अदरवाइज यू विल लूज अ फ्रेंड. तो मुझे विल चाहिए, वुड नहीं. ठीक है, वुड कम्स फ्रॉम पास्ट, ये चला जाएगा. ओके, so now we are down to option A, C and D. ना, जब मैं हम बोलते हैं हैड बेटर, यू हैड बेटर का मतलब होता है यू बेटर हैड, या यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैड बेटर, राइट, नॉट बेटर हैड. तो वैसे भी ऑप्शन डी एंड ई गोज बिकॉज यू हैड बेटर डन दिस, राइट, यू हैड बेटर डू दिस. इसका मतलब होता है यू शुड रैदर डू, ये नहीं but rather ये करो, rather than like purchasing a lot of books. For example, I often recommend to students purchasing a lot of books, you better solve past year question papers, that is closest to what you'll get in exam, right. So you had better. Now we are down to C. देखो, you had better tell her या told her, told A B C. So इस मैं ये बोलना चाहती हूँ इधर पे कि it will be great idea if you tell her everything or else you'll lose a friend. खो दोगे future. So you better tell her everything rather than told. आप बोलोगे had क्यों, मैं तो past है. Had better का मतलब ऐसा नहीं कि you had better done that. No. You had better when I say you would rather, यू शुड रादर डू दिस. सो ये भी प्रेजेंट में ही है, इस जस्ट फ्रेज है जिसका मतलब होता है आप ये ऐसा करो अदरवाइज ऐसा हो जाए. आई गेटिंग. सो हैड बेटर यहाँ पे पास्ट टेंस को नहीं दिखा रहा है, इस हैड बेटर फ्रेज का मतलब है यू रादर टेल हर एवरीथिंग और एल्स यू विल लूज अ फ्रेंड. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. यप, ठीक है. Now, next question, everyone. In this case, we'll be doing a passage. You can just read the passage once and then we can solve the questions together. All right. So here, the author is talking about how when we consume things, it can be food, or these days we have, for example, a lot of things like drugs or different which or social media for that example. Anything when we consume, तो क्या होता है उससे? Let's see at the end what he says. When the more we consume, the hungrier we get. At the same time, as we consume more, we desire, like we wanted more, but अपने को इतनी desire नहीं रहती है, right? So more fast and stronger. What was an unexpected pleasure yesterday? जो unexpected pleasure हमको अच्छा होता है, is what we feel entitled, यार ये तो अपने को चाहिए ही चाहिए ना, अपने पास सोशल मीडिया करना है, इसमें कुछ नया या स्पेशल या बहुत अच्छा क्या है. And what won't be enough tomorrow, जो हमारे लिए enough भी नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा extraordinary नहीं होगा. Isn't it? So what question, let's read the question. Which of the following options best reflects the author's understanding of human perception of pleasure? मतलब जो भी चीज हमको अगर फर्स्ट टाइम मिल रही है, हमने सोशल मीडिया फर्स्ट टाइम देखा, हम कहीं अच्छी जगह फर्स्ट टाइम बाहर खाना खाने के नॉवेल्टी थिंग, तो बहुत अच्छी चीज है. बट सेकेंड थर्ड टाइम देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल इन दैट, एंड दैट ऑप्शन डी कवर्स very nicely, especially if you read the last four lines of the passage. Pleasure comes from what is perceived to be extra, जब हमें कुछ नया लगता है, extraordinary लगता है, but after that you just feel entitled to that and it won't be enough tomorrow, like you want either more of it or something different of it. So ordinary things don't give you pleasure, extraordinary things, something different, something new gives you pleasure, right? Okay, let's move to next question. Going by the author, which of the following options best answers the question, how can one sustain the pleasure derived from any experience? कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, so how can you sustain the pleasure, like going by that? So let's read all the options. First of all, uh, training to appreciate sweet whispers and fleeting moments of joy to sustain pleasure, कि हम चीज को appreciate करें, maybe. देखो, let's read option C once before we go ahead with other options. The harder to replicate, the more sustainable the pleasure from that experience. अगर मुझे पता है कि मुझे second time नहीं मिलेगा,
राइट, या like fleeting whispers of pleasure what caused by leaves in autumn or by the longing glance at of the right person, किसी कोई person जो हमें पसंद है उसको हम देखते हैं, और by the promise of a reward following a difficult worthy task, मुझे पता है इस बहुत एक साल की मेहनत के बाद ही मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तब तो वो चीज के लिए की वैल्यू होती है, पर अदरवाइज इफ इट्स अ क्विक थिंग इट विल नॉट रियली नॉट वैल्यू इट मच। सो जितना उस चीज को रेप्लिकेट या जल्दी आपको सेकेंड टाइम नहीं मिलने वाला, आपको पता है ये चीज यू कांट गेट इट नेक्स्ट टाइम, उतनी ही इजीली आप इस चीज को उस चीज को वैल्यू करोगे, राइट, सो दैट यू गेट फ्रॉम दीज लाइंस। पीरियोडिक डिस्प्लेजर विद सिंथेटिक एक्सपीरियंस, सिंथेटिक एज इन ड्रग्स हो गए, सिंथेटिक एक्सपीरियंस या वो सारी सारी केमिकल चीजें हो गई, सो नो, उससे डिस्प्लेजर करके अगेन यू कैन नॉट increase the pleasure, how can you sustain the pleasure, जो भी आपको चीज अच्छी लग रही है आप उसे कैसे रख सकते हो, right, that's the question। the closer the experience is to nature the more, no nothing like कि nature related experiences ज्यादा अच्छे आपको positivity देते हैं as compared to others, ऐसा कुछ भी mention नहीं, so that will be out of scope। All right, next question, which of the following options best describes emptiness as described in the passage? So first of all let's look for this word। All right, so emptiness. And now we have drugs that cause spasms of pleasure. मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़े टाइम के लिए pleasure देंगी, dopamine release as in you feel great, a thousand times higher than anything stimulating the old drug-free world. Fine. And emptiness comes from this combination of over-the-top non-natural sources of reward and the inevitability of habituation. एक तो आप avoid नहीं कर सकते, फोन में कोई notification है आपको देखना ही देखना है, you just can't थिंक यार इसको 2 घंटे बाद देखेंगे, लेट मी जस्ट फिनिश माय वर्क फर्स्ट, राइट, और ऊपर से क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको एक छोटे छोटे वो मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, डोपामाइन सर्ज और समथिंग, तो एम्प्टीनेस भी डेवलप होती चली जाए। दिस इज बिकॉज अननेचुरली स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन ऑफ सिंथेटिक एक्सपीरियंस ऑफ सेंसेशन एंड प्रेशर इवोक अननेचुरल स्ट्रॉन्ग डिग्रीज ऑफ हैबिचुअल, तो उसकी ऐसे आप उसमें हैबिचुअल होते चले जा रहे हो, आपकी आदत पड़ती यू यू बिकम अडिक्ट टू द स्मॉल स्मॉल प्लेजर्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ये चीज को अच्छे से कवर कर रहा है, लेट्स रीड। A feeling evoked by the carefully designed commercial foods alluring us to them कि उसको attract कर रहे हैं, नहीं, that is not कि food से मुझे ये emptiness feel हो रही है। A feeling of absence of sources of pleasure when extant sources are, क्योंकि जब extant में बहुत सारे sources available हैं, मैंने भी सोशल मीडिया में एक रील देख ली, मैंने फेसबुक में प्रोफाइल देख ली, मुझे किसी ने कितने लाइक्स या कमेंट्स किए मेरी फोटो, मैंने वो देख लिया, तो इससे आपको बहुत ही क्विक प्लेजर मिला, एक्सटेंड सोर्सेज अबंडेंस, बट देन दिस फीलिंग इज ओनली गिविंग यू एन एम्प्टीनेस, एक फीलिंग ऑफ एब्सेंस की भाई स्टिल अप नहीं है और नई चीजें हैं, इसके अलावा और क्या, that feeling of absence of resources in spite of the fact that you have a lot of things, ये emptiness हम उसको बोले कि चीज नहीं है, फिर है but फिर भी नहीं है चीज, like not for newer resources। A feeling of weariness as in tiredness around extant source of pleasure that are in abundance, कि भाई आप daily social media आप tired feel कर रहे हो, no, they are saying कि इन सब की वजह से there is an emptiness comes from the combination of all these things, so you have everything but still you feel empty, you feel नहीं, like you know there's no real pleasure। real pleasure कैसे भाई मिलता है, when you do hard work, when you get some things late, like आपने भाई 6 महीने 1 साल किसी चीज को दिया है, जब आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, that's how you get। अभी मैंने 1 मिनट रील देख ली, ऐसे नहीं होगा, so that gives a feeling of like an emptiness to people in spite having a lot of entertaining resources। all right, now next question, okay, let me just switch off my camera in this case, let's read the question। um Wait. People who work in law, hotel, and food services and technology were found the most likely to skip breakfast daily, according to a recent study. As for people who do eat breakfast and prefer a savory type like an egg, the study found they tend to make more money। तो वैसे ज्यादातर इस इंडस्ट्री के लोग जो हम बोले फूड सर्विसेज में है, टेक्नोलॉजी, वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, पर अगर कोई ब्रेकफास्ट बाय चांस खा रहा है, like no by chance if somebody is going, so they are making more money। Be night owls and prefer cat over dogs, वो cats रखते हैं और वो night owl like रात में भी काम करते हैं, ऐसा एक trait we have observed। okay, if you prefer a sweet breakfast like a donut, say, you tend to be a morning person like rom-coms and are then you will be a dog person। ठीक है, एक information दी है, अब इसमें से best infer हम क्या कर सकते हैं, so let's go through the options and then discuss one option one by one, right, देखते हैं।
IT professionals who eat eggs for breakfast, right? तो जो लोग eggs for breakfast खाते हैं are likely to make more money. यहाँ तक तो सब सही है, right? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है if you read third and fourth line, they're likely to make more money than their counterparts who eat donuts for breakfast, right? So anyone who first of all skip breakfast, उसके comparison में तो someone who eats breakfast, especially like an egg savory type, makes more money. Be night owls and night owls होते हैं, they prefer cats. If you prefer a sweet breakfast like a donut, तो आप morning person होगे, rom-coms पसंद करोगे, ऊपर से money की बात की नहीं गई है ना कि you'll make what. So इसको रख लेते हैं because at least first half definitely we can infer and then we'll come back to it. Lawyers who eat savory breakfast daily make more money than those lawyers who have early breakfast daily. See, when we read here, we are talking people who work in law, hotel, food services, technology were found to be generally people skip breakfast. अब इनमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, राइट? एक होते हैं जो एग टाइप का ब्रेकफास्ट खाते हैं, एक है स्वीट टाइप के. जो एग टाइप का ब्रेकफास्ट खाते हैं दे मेक मोर मनी कंपेयर टू एनीवन एल्स. सो देखो यहाँ पे एक चीज, सो ऑथर यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि पीपल हु ईट अर्ली ब्रेकफास्ट मेक लेस मनी, है ना? लॉयर्स हु ईट सेवरी ब्रेकफास्ट डेली मेक मोर मनी देन दोज हु हैव मे बी स्वीट ब्रेकफास्ट, है ना? अर्ली नहीं, जो स्वीट ब्रेकफास्ट है वो शायद इतना पैसे, ये हम बोल सकते हैं स्वीट लाइक डोनट और समथिंग, बट अर्ली ज्यादा सुबह करने से कम पैसा बनाओगे ज्यादा, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं. सो दिस ऑप्शन गोes away. Hoteliers who eat regular breakfast are more likely to make more money, likely to make more money than those who watch rom-coms regularly. So in this case, the passage does not talk about people watching rom-com regularly. First of all, है ना कि जो लोग rom-com regularly देख रहे हैं उस comparison में. Second, right? पहली बात तो ये. It only says that people who prefer sweet breakfast, जो लोग sweet breakfast खाते हैं like donut, they generally like rom-coms. बस, right? That's all. So इसलिए ये भी incorrect होगा. Now among regular breakfast eaters, early risers जो सुबह उठते हैं have more sugar in their breakfast. ये भी extra information है, पता नहीं वो ज्यादा sugar जो early उठने से than late risers. Incorrect comparison, we don't know. जो सुबह breakfast egg type का खाते हैं they make more money compared to someone who eats donut. That's all we know. और sweet breakfast. So इन सब में अभी तक तो एक A ठीक लग रहा है. Option E, a preference for cats as pets over dogs usually is a result of eating eggs for breakfast. क्योंकि आप eggs खाते हो इसलिए आप cats को prefer करते हो. Not really. Right, ये तो उल्टा ही बोल दिया. हम बोले कि anyone who eats eggs in breakfast generally prefers cats and generally makes more money. ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते कि someone जो cat prefer कर रहा है ये इसलिए क्योंकि वो eggs खा रहा है ना? एग्स जो खाते हैं उनकी ये सारी प्रेफरेंस होती है, नॉट द अदर वे अराउंड, नॉट वाई टू एक्स ना. हमें उसी तरीके से चलना है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज ए विच वी कैन एक्चुअली इन्फर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Based on the above paragraph, which of the following options would you agree with the most? Let's read it. In a 2017 survey of 3,915 American workers, my colleagues and I found that workers report experiencing a sizable voice gap at work. What they report a voice gap. What is this gap? That is a gap between how much say or influence they feel they ought to have and how much they actually have. कि कितना उन्हें लगता है उनका influence है और कितना like उनकी गलत फहमी है, right? That. Yeah. So how the gap between उनको लगता है उनके पास rights हैं, at the same time the gap between like they actually have on topics such as wages, salary, working conditions, fair treatment, input into how they do their work. And now a second study I have just completed with a new team finds that today's workers want forms of voice and representation that go well beyond traditional. तो आप लोगों को थोड़ी voice चाहिए, थोड़े rights चाहिए, like ताकि उनकी आप बातें कोई सुने apart from work. They want to really put out their opinions and they want it to be heard, right? Okay, now let's read all the options. So the first study defines
देखो, the first study defines the concept and second study uses the concept in a specific context. देखो, सेकंड स्टडी में कॉन्टेक्स्ट इज नॉट स्पेसिफिक, द इन्फरेंस इज ओनली मोर स्पेसिफिक, है ना, कि हमने इतना कि अब वो और स्पेसिफिक हो गए कि टुडेज वर्कर को ये चीजें चाहिए, कोई कॉन्टेक्स्ट जैसा तो कुछ गिवन है नहीं, सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन एलिमिनेट. ऑप्शन बी, द फर्स्ट स्टडी शोज दैट इंटेंसिटी ऑफ द shows the intensity of the problem, and the second study shows limitations of the existing solutions. So the second study also shows the intensity of the problem in some ways, है ना. सेकंड थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखा रही है कि भाई लोगों को ये चीजें चाहिए. there is no clear definition of intensity and hence this option will also be eliminated. It is not like no, इस तरह से ये ऐप नहीं कि हम ऐसा बोल सकते सेकंड में सिर्फ इंटेंसिटी और दूसरे में सिर्फ लिमिटेशन है, सेकंड में भी इंटेंसिटी इज गिवन. Now the first study shows the frustration of the American workers, yes, and the second study shows the inability of unions in addressing them, कि कैसे unions उसको address नहीं कर पा रहे हैं. तो देखो, in this case first portion of the sentence, right, is fine, right, it shows the frustration कि people want a fair treatment, want to put their opinion across. बट सेकेंड स्टडी शोज द इनेबिलिटी ऑफ यूनियंस की यूनियंस कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है. वी आर सेइंग इट गोज वेल बियॉन्ड. जो ट्रेडिशनल यूनियंस हैं जो अपनी बात करते हैं वो तो ठीक है, बट एक्चुअली अभी आजकल के वर्कर्स को चाहिए कि वो अपने ओपिनियंस, ऐसा नहीं कि उनकी लिमिटेशन बताई जा रही है, इनेबिलिटी बताई जा रही है, बट रादर उससे भी ज्यादा लोगों को चाहिए. सिर्फ ऐसे नहीं हमने कोई बात बोली कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, दे हैव टू हियर इट, राइट. सो सेकंड पोर्शन इज रॉन्ग. द फर्स्ट स्टडी हाईलाइट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है, लोगों को एग्जैक्ट लोगों को चाहिए कि उनकी जो बातें वो ध्यान से सुनी जाए. एंड द सेकंड स्टडी हाईलाइट्स द नीड फॉर न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग इट, कि भाई कैसे हो सकती है चीजें, इट नीड टू गो वेल बियॉन्ड दिस. एक न्यू टीम का है, इट नीड टू गो वेल बियॉन्ड द ट्रेडिशनल यूनियंस. सो यस, ऑप्शन डी विल बी द perfect answer here. Now let's move to next question, everyone. I hope you're clear. With insights from the passage, what would be a project proponent dealing with PAF reading the following options agree the most with? Right, पहले तो हम पहले ऊपर पढ़ लेते हैं क्या है. So project affected families are those that are physically displaced due to construction of a large project. कोई project बनाया, डैम, फैक्ट्री एक्सेट्रा, वहां पे जो लोग रहते थे, घर थे, उनको हमने हटा के कहीं और भेज दिया है, फॉर एग्जाम्पल. सो ऐसे लोग को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड families in an area where the PA for these families traditionally resided. Fine. Now, with insights from the passage or definition of PAF, what would a project proponent, जो project को का supporter है, सपोर्टर डीलिंग विथ पीएफ, जो देख रहा है ये फैमिलीज को भी हटाना पड़ रहा है, उसकी एक और वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, वन ऑफ द सिचुएशन है. रीडिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, वो किस चीज से सबसे ज्यादा अग्री करेगा. या सो लेट्स रीड ऑल द ऑप्शंस नाउ. तो ना, इमोशनल एस्ट्रेंजमेंट ऑफ पीएफ इज नॉट एन एरिया ऑफ कंसर्न. देखो जनरली ये लोग को हटा देते हैं, इजंट इट, दैट मींस इन लोग कितना बुरा लगेगा एंड एवरीथिंग. शायद ये एनीवन जो सपोर्ट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट को और वो उसके लिए शायद लोगों को बुरा लग रहा है एंड एवरीथिंग इज नॉट द एरिया ऑफ कंसर्न. तो ये तो हो ही सकता है, इसको हम रख लेते हैं ना. ऑप्शन सी, डोंट वरी अबाउट दीज फैमिलीज, पीएफ दे विल इवेंचुअली रीसेटल रिहैबिलिटेट, कि यार वो तो इवेंचुअली सेटल कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, अपने को क्या करना है. So passage only states that they will be able to adapt to a different geography, है ना, as in कि but they would need other forms of support. उनको शायद सपोर्ट भी चाहिए, वो तो ऐसे नहीं कि अपने आप कर ही लेंगे, हमें साथ में जहाँ पे हम भेज रहे हैं कुछ तो जगह भी ढूंढनी पड़ेगी. So not really this. PF do not have a labile sense of self. देखो, in this case when we say PF doesn't have a labile sense, that means is what the passage conveys. The passage will always these families will have sense of self. ऐसा नहीं कि इनकी कोई वही नहीं है, लाइक इसलिए कहीं पे भी चले जा रहे हैं, राइट. ऐसा नहीं कि वो पर्सन इस चीज से अग्री करेगा या बोलेगा कि इनके तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, क्या करना. इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट शुड केयर इक्वली अबाउट प्रॉफिट्स एंड पीपल. शायद इस बात से वो मेनली प्रॉफिट से अग्री करेगा, पीपल से नहीं, है ना. मोस्ट अग्री हमें पूछा है, मोस्ट अग्री.
सो प्रॉफिट से करेगा अगर प्रोजेक्ट का सपोर्टर है तो। दिस फैमिलीज एज अ कॉन्सेप्ट इज इररेलेवेंट सिंस ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट इज अ हिस्टोरिकल फिनोमेना। कैन ही से सो कि भाई ये तो हिस्टोरिकल फिनोमेना, लोग मूव हुए हैं? ये इनकरेक्ट है क्योंकि सिंस ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ लार्ज डैम इज बिल्ट इन दैट एरिया, इसलिए हो रहा है। तो ये कोई हिस्टोरिकल फिनोमेना नहीं है, वो तो रिसेंटली चीजें आई कि ये तो पुराने से चलता है। ये तो आपकी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है डैम फैक्ट्री से लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग खुद ही घूम रहे हैं बंजारों की तरह जस्ट बिकॉज दे वांट टू, isn't it? So this is in a way more like not correct. So if their emotional estrangement, like he will only care about the project rather than the people. Okay. Next question, everyone. Which of the following can be best concluded from the above paragraph? In Australia, jellyfish are most common between November and May. In Hawaii, jellyfish, ठीक है, थोड़ा अंडरलाइन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जेलीफिश होती है November to May. Fine. In Hawaii, jellyfish often show up on south-facing beaches 8 days after a full moon. All right. In Mediterranean, blooms usually appear in the summer. ठीक है. Unfortunately for travelers, there is no worldwide database for recent jellyfish sightings. The tourism officials are sometimes reluctant to publicize jellyfish swarms out of fear that such news will scare off. तो जनरली बहुत लोग बताते भी नहीं कि लोग विजिटर्स जो टूरिस्ट हैं वो आएंगे ही नहीं। इससे अच्छा जब आ रहे हैं जेलीफिश तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, लेट्स नॉट टेल एनीवन, राइट दैट। सो लेट्स रीड द ऑप्शन। Okay. Celestial bodies have an influence on jellyfish sightings. Celestial bodies as in like the position of sun, moon, other planets and that. So passage talks about full moon, है ना, कि full moon के time पे उसके 8 दिन बाद होता है, या summer season में होता है for example, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो हम बोल सकते हैं sun के हिसाब से definitely jellyfish आपको दिखती हैं। Now the influence as mentioned in the option goes well, it goes well with these, you know, like words. So इसको हम रख सकते हैं कि it's related to moon and sun and everything, ठीक है। Then second, economic interest influence security advice. Economic interest की वजह से like they inform or not inform. So last line में जो हम पढ़ रहे हैं कि the reluctance from the tourism officials, देखो इधर पे, right, second last line, are due to the notion that it will scare off visitors. मुझे लगता है visitors डर सकते हैं, है ना। There is no question of economic interest. Economic interest की वजह से नहीं कर रहे, it might scare off visitors. So direct reason ये नहीं है। Tourism officials hide the truth about jellyfish sightings. पैसेज सिर्फ इतना बोल रहा है कि tourism officials are reluctant, है ना, इतना ही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि वो छुपा रहे हैं, उनको बस बताना नहीं है, लाइक दे डोंट केयर, है ना, क्यों कहीं पे इस चीज को छापना है एंड एवरीथिंग। रिलक्टेंस मींस हेजिटेशन इज नॉट इक्वलेंट टू हाइडिंग द ट्रुथ, कि मुझे उनको खुद को ही नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही मून और सन के हिसाब से सीजन वाइज आती है, तो लोग खुद को इतना श्योर नहीं है, इतना कोई डेटा बेस नहीं है, इसलिए दे आर रिलक्टेंट टू पब्लिसाइज। क्या हम खुद ही श्योर नहीं है, दूसरों को क्या बताएं, इट्स नॉट लाइक दे नो एवरीथिंग एंड देन दे आर हाइडिंग। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऑप्शन डी, seasonal variations in the marine temperature impact jellyfish sightings. पैसेज बोल रहा है कि इंट्रा सीजनल वेरिएशन के बारे में। इंट्रा सीजनल एज इन कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो नवंबर टू मई, इट इज मोर लाइक इंडिया में विंटर टू समर, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज के ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे क्या वेदर होता होगा, सो मोर लाइक इंट्रा सीजनल, 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली सीजन तो चेंज होता है किसी भी कंट्री में। सो स्पेसिफिक इंसिडेंट सच एज 8th डे आफ्टर मून वो भी मेंशन है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते भाई कि सीजनल वेरिएशंस की सिर्फ वजह से है, डेज मून के जस्ट बाद ये सब चीजों की वजह से भी जेलीफिश की साइटिंग होती है, सिर्फ यही यही एक रीजन है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है ये। टूरिस्ट विजिटिंग नॉर्थ फेसिंग बीचेस इन हवाई डू नॉट स्पॉट जेलीफिश, उनको दिखती ही नहीं है। सो पैसेज अगेन यही बोल रहा है कि अबाउट जो भी साउथ फेसिंग बीचेस इन हवाई, हम पहले बात तो उनकी बात करें, नॉर्थ नॉर्थ साउथ फेसिंग बीचेस वी आर टॉकिंग अबाउट, बट दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट कि टूरिस्ट ने को नहीं मिल रही है नॉर्थ फेसिंग, इजंट इट? हम डायरेक्टली ये भी इन्फर नहीं कर सकते। ऑप्शन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए, बेस्ड ऑन एटलीस्ट फर्स्ट 3 lines clearly. Now next question everyone. Global surface temperatures in 2019 are on track to be either the second or third warmest since records began in the mid 1800s, behind only 2016 and possibly 2017. Okay.
On top of the long-term warming trend, temperature in 2019 have been buoyed by a moderator El Nino event that is likely to persist through the rest of the year. Okay, now this time I'll give you a minute, go through the entire question as well as options on your own, and then we will be solving together in like few seconds. You can pause it, pause the video, एक बार आप खुद से read कर लो, and then once you're done, you can listen to the explanation. Right? ये देखो, ये किसे inferred लिखा है इसमें? Which of the following can be inferred? So inferred questions are critical reasoning questions. Right? तो मुझे आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए इन ऑर्डर टू फिगर आउट डू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और इन ऑर्डर टू फिगर आउट द करेक्ट आंसर. चलो, now let's start reading the options if you have read the entire argument or the paragraph on your own. Option A, El Nino event causes global surface temperature to rise in the long term. So it causes global surface temperatures, right? ये तो बिल्कुल ही extra information, ऐसा कुछ mentioned ही नहीं है. So not mentioned is what I'll write in this case. तो ये तो मैं कैसे infer करूँ, right? A moderate El Nino event increases temperature more than a weak El Nino event. एक हफ्ते पहले. अब paragraph again compare नहीं कर रहा है, differentiate नहीं कर रहा है in different type of El Ninos. एक ही बात बता रहा है, right? At the end, a moderate El Nino event is likely to happen in this case. ऐसा नहीं कि ये El Nino, कोई comparison ही नहीं है, तो इसको भी हम choose नहीं कर सकते. El Nino event did not affect temperatures in 2016 and 2017. See, this may or may not be true. राइट, क्योंकि पैसेज डज नॉट स्टेट इट एक्सप्लिसिटली, तो इसको हम रख लेते हैं क्योंकि 2016-17 में कुछ तो लिखा है, हम इसको बाद में रीड करेंगे. द लॉन्ग टर्म ट्रेंड of global surface temperature is unrelated to El Nino. ये हम रख सकते हैं इसको भी. Global surface temperatures are increasing at a constant rate for 3 years. Again, paragraph rate of increase नहीं बात कर रहा है, rate किस rate पे increase हो रहा है, and it can't be assume, हम assume भी नहीं कर सकते from consecutive 2016, 17 या 19 से कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी हम नहीं infer कर सकते. Now we are down to option C and D. एक बार फिर से समझ लेते हैं. Global surface temperature in 2019 are on track to be either the second or third warmest since records began. जब से हम रिकॉर्ड करें 18th century, तब से 2016 में काफी वार्म था, 17 में और अभी 19 में भी काफी वार्म है ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. On top of the long-term warming trend, इसके अलावा temperature in 2019 have been buoyed by a moderator El Nino event that is likely to persist through rest of the year. एक इस event की वजह से भी it was there. So the long-term trend of global surface temperatures is unrelated to El Nino. ये तो एक साल का है, ऐसा नहीं कि सारे जो long term है वो इसकी वजह से, वो it will only for rest of the year. So ये हम definitely choose कर सकते हैं. El Nino event did not affect temperature in 2016 and 17. See, ये जो El Nino का है, ये throughout the year था. So, है ना, ये भी हम infer नहीं कर सकते. So, option D is the correct answer. D. Next question, everyone. Which of the following, if true, best communicates the intent of the paragraph? If we can send a human to the moon, why can't we build sustainable cities, defeat cancer, tackle climate change? So go the rallying cries. Inspired by one of humanity's greatest achievements, the US effort that put Neil Armstrong and Buzz Aldrin on moon on 20 July 1969. हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम why can't we build good cities on our planet itself, isn't it? So let's read which option covers this entire. सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस रीड करते हैं जो इजी टू एलिमिनेट हैं. सो अमेरिकाज मून शॉट वाज मोर अबाउट रेस टू द मून एंड लेस अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. कि अबाउट कि मून में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये हो सकता है फैक्चुअली इट वाज अ रेस टू द मून कि इनको पहले वो पहुंचना है, बाद में अपने कंट्री का देखना है. पर अगेन पैसेज ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल रहे. फिर कि अमेरिका को लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी थी, isn't it? आर्ग्यूमेंट इज अबाउट द यूएस एफर्ट इन द लास्ट लाइन, कि जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग बज एल्ड्रिन को मून पे पहुंचाया, ऐसे ही लोग जिनके इतना पैसा है वो अपने अर्थ पे अच्छे सिटीज क्यों नहीं बना सकते. सो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे. Now, America's moonshot initiative was mainly a response to USSR's competing initiative.
अगेन ऐसा कुछ यूएसएसआर के कंपीटिंग ऐसा वर्ड्स ही कहाँ है ये यूएसएसआर है ना, तो जो बहुत इजी टू एलिमिनेट उसको हटाओ। ऑप्शन सी, या फिर पहले ई रीड कर लेते, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेवलपिंग सस्टेनेबल सिटीज एंड क्योरिंग कैंसर इज फार मोर देन सेंडिंग अ ह्यूमन। सो मे बी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिटीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बनाना, या कैंसर क्या होगा ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू मे बी, इसलिए शायद ये लोग ऐसा कर रहे हैं। कुड बी, इजंट इट? तो इसको मैं अभी रख लेती हूँ। Now, other option, the reason we celebrate 1969 moonshot is precisely because nothing significant has been done in that so many। हम इसलिए उस टाइम का इतना वो करते हैं 1969 का, क्योंकि उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। अगेन पैसेज का, इस पैराग्राफ का इंटेंट ये है कि कैसे एफर्ट्स ऑन द मूनशॉट वर्सेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कैंसर, कि भाई जितना आप मून पे भेज रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उतना आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हो अर्थ पे, या फिर कैंसर क्योर नहीं कर रहे हो, isn't it, rather than we celebrating something। so celebration तो नहीं बोल सकते, तो इवन दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड, राइट, कि हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। Moonshot has a definitive ownership, whereas creating sustainable cities and curing cancer are public good problems। तो पब्लिक के लिए होगा, पर मून में हमने भी तो अपने को क्रेडिट मिलेगा। So again, see, the intent is not to wash hands of prevalent issues। ऐसा नहीं कि लोग हाथ धोने के, नहीं नहीं अपने को कैंसर से कोई मतलब नहीं है, राइट, वो तो इंपॉर्टेंट है। द इंटेंट इफ द पैसेज इज टू कंपेयर एंड पॉइंट आउट द लैक ऑफ एफर्ट इन पब्लिक गुड, कि वहां पे उतने एफर्ट्स ही लिए गए, ऐसा नहीं कुछ कर ही नहीं रहे, उतने एफर्ट्स नहीं जितने की मून पे पहुंचाने को लेके किए गए हैं, राइट। सो यस, ई एग्जैक्टली कन्वेज दैट इंटेंट ऑफ द पैराग्राफ। कॉम्प्लेक्सिटी में भी सिटीज बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है, और क्योर कैंसर क्योर करना ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू सेंडिंग अ ह्यूमन टू द मून, दैट्स इजियर, एंड दैट्स व्हाई दैट्स हैपनिंग। या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, बेस्ट डिस्क्राइब्स पॉलिटिशियंस इंटेंट। देखो जब भी हमें इंटेंट पूछ रहे हैं, तो हमें पहले तो सिचुएशन को समझना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू kind of figure out the correct answer। Now let's read the paragraph। Let's read again. When asked what the politician will do for nation's economy, he attacked the opponent by saying, "Look at that face. Would anyone vote for that? I mean, she's a woman, and I am not supposed to say bad things, but really, folks, come on. Are we serious? Nevertheless, we are going to defeat ISIS. ISIS happened a number of years ago in a vacuum that was left because of bad judgment. And I'll tell you, I'll take care of ISIS, right? This is what he's saying. So what is the best, what is he trying to say? So when he was asked कि आप क्या करोगे कंट्री के इकोनॉमी के लिए, तो वो सामने वाले क्रिटिसाइज करेगी, लुक एट दैट फेस, उस पे उसको कौन वोट करेगा, आई मीन शी इज अ वुमन एंड एक्सेट्रा, राइट, एंड बैड थिंग्स हैपेंड। आईसिस ने काफी एक गैप छोड़ा है, या आईसिस ने काफी अफेक्ट किया कंट्री को ना, आई टेक केयर ऑफ द आईसिस इज व्हाट ही इज सेइंग, कि भाई सामने वाले का एक बैड जजमेंट है। सो फ्रॉम दिस लाइन, अंडरलाइन पोर्शन, आप समझो मैंने अभी आपके लिए अंडरलाइन की ये सारी लाइंस, we can see that politician is making an emotional address to the macho qualities of the male audience, कि भाई she is a woman and I am a man, मैं ज्यादा बेटर कर लूंगा, ये तो अपने आप वैसा दिखाना चाह रहा है। और एक कमिटमेंट दिखा रहा है लास्ट लाइन में कि देन आई विल टेक केयर ऑफ द आईसिस, जो जो बाकी लोग नहीं देख पाए। सो इट कैन बी कंक्लूड दैट ही इज मेकिंग एन इमोशनल अपील टू हिज वोटर्स, दैट इमोशनल अपील कि भाई देखो है ना, आई एम अ मैन एंड लाइक दैट। ऑल्सो इज ट्राइंग टू ब्लेम हिज अदर राइवल्स, जो वुमेन है, ओपोनेंट्स हैं, for the problem of ISIS, ki they can't take care but I can take care, isn't it? So this is option C, इसको भी थोड़ा printing error है, that to appeal to the macho voters and use fear as a tool, fear नहीं कर रहा है, but yes macho voters को definitely is appealing to divert attention towards ISIS as compared to the company economy। नहीं, वो बोल रहा है of course ISIS के बारे में बोल रहा है कि ये लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, मैं तो सब करूँगा, you know, to make a sexist remark, yes, and share his concern about an important issue। नहीं, second he's not sharing concern कि क्यों, right, he's just making a sexist remark to digress and argue that security is more important than economic चीजों को अगेन डाइग्रेस करना चाह रहा है, वो तो ठीक है, पर इंटेंट क्या है, ही इज ट्राइंग टू बी इमोशनल, ये सारी चीजें कर रहा है, बट इंटेंशन क्या है मुझे ये पूछा, इज ट्राइंग टू मेक एन इमोशनल अपील इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराजम्बल एवरीवन। Let's just go through it together. Okay, now that we have read all the 5 statements,
one thing is very clear, we are seeing how all these diseases problems happen because of regular junk food intake. So clearly what is my opening sentence? This one है ना, A, कि regular junk food intake can lead to physical and psychological issues among children. किस तरह के physical and psychological issues? how, why junk food is the reason? क्योंकि junk food which are rich in energy with lots of fat और sugar तो होता है, तो आपको एकदम से एक energy surge आता है, you feel great and everything, but उसमें जो important nutrients हो गए, protein, vitamins, वो चीजें कम होती हैं. And since it has less vitamins, lack of vitamins, especially A and C, minerals such as magnesium and calcium, ये सारी चीजें, इससे deficiency होती है, diseases, osteoporosis, dental, right, बहुत सारी दूसरी problems होती है, right? So we are just giving more detail. पहले आप जनरली बोलोगे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, एंड देन क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारी, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक सेल्फ एस्टीम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये ओबेसिटी बढ़ती है, वेट बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है अपने ऊपर. ऑल्सो ऑप्शन पी में एक डज है. सो इसलिए ये सारी अस्थमा, एक्जेमा, राइनाइटिस, स्किन रिलेटेड इशू, ये सारी चीजें होती है अगर आप एक हफ्ते में 3 से ज्यादा बार बाहर खाते हो. सो इट शुड डेफिनेटली बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड इन चिल्ड्रन एज इट डज. तो इससे कोई इसका फायदा है. तो देखो, Q is definitely my opening sentence and P is definitely my ending sentence. तो जिस भी ऑप्शन में देखो, इसमें लास्ट में P नहीं है, इन सब में Q ही नहीं. तो आप वैसे भी कर सकते हो, इफ यू नॉट वेरी क्लियर बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. आप पूरा करोगे तो मिल तो जाएगा, बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फिगर आउट ओपनिंग एंड एंडिंग. ओपनिंग एंडिंग नहीं, मतलब कोई एक पेयर, क्या SR टुगेदर है या TP इज अ पेयर, लाइक दैट. या Okay, next question, students, another parajumble we have. So let's read it. Surbhi's Instagram profile has 1.4 million followers. It is filled with pictures of her posing in different settings. Okay, काफी अच्छा आजकल का पैराग्राफ लग रहा है, इंटरेस्टिंग है ना. ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी अपना भी डेवलप्ड रहता है इन सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, सो सुरभि के अबाउट 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एंड उसने डिफरेंट पोजेस में अपने फोटोज डाल रखे हैं. ठीक है. In India, reports suggest that WhatsApp, much more than Facebook and Twitter, is the primary tool for dissemination of political communication. जो भी political ये होता है, तो लोग WhatsApp से ज्यादा एक दूसरे को बताते हैं rather than you know फेसबुक, ट्विटर या एनी अदर सोशल मीडिया. ठीक है, तो व्हाट्सएप सबसे ज्यादा यूज होता है. पॉलिटिकल कैंपेन्स पे सोशल मीडिया कंपनीज टू प्रमोट देयर कंटेंट, सो मे बी दे पे व्हाट्सएप मोर, दैट्स व्हाट वी कैन इन्फर. सो इनका क्यूआर का कुछ कनेक्शन हो सकता है, इसको हम थोड़ा साथ में पैरेलली कर रहे हैं व्हाइल सॉल्विंग. Political advertising on social media comes in many forms and remains under examined in India. कि बहुत सारे वो होती है, जनरली इंडिया में इस चीज पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बट इफ वी सी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एज इन ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोग रील्स बनाते हैं एंड एवरीथिंग, और उससे कहीं ना कहीं उस चीज को डिससेमिनेट एज इन प्रमोट किया जाता है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर यूज्ड फॉर डिस, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ये किया जाता है कि आप हमारी पार्टी के बारे में अच्छा बोलो या बुरा बोलो, और लाइक लाइक दैट. और फिर लास्ट में हम सुरभि के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर्स हैं, तो सुरभि कुड बी लाइक वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स. ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट इट. देखो, सबसे पहले तो कोई भी चीज जनरली बोलते हैं, देन वी गिव डिटेल. सो वी डोंट नो लेट्स से हाउ इट विल स्टार्ट, बट QRST टॉक्स अबाउट हाउ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग हैपेंस थ्रू सोशल मीडिया. चार इस बारे में बात कर रहे हैं. ऑल्सो एक बहुत ही क्लियर कट पेयर मिल रहा है कि यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं. सो TP कैन बी अ पेयर, राइट, TQ नहीं, TP. तो TP कहाँ पे है? ABC में है, एक्चुअली सब में ही है, राइट, ABCD में. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मेन टॉपिक हियर? मेन टॉपिक इज कैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स पे करते हैं सोशल मीडिया कंपनीज को टू प्रमोट देयर इवेंट. अब किसको पे करते हैं एग्जैक्टली, इफ वी रीड केयरफुली, राइट, इन इंडिया रिपोर्ट्स व्हाट्सएप ज्यादा यूज होता है इन सब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स. सो दैट मेक्स RQ another pair. Fine. Now, if you read S now, political advertising on social media comes in many forms and remains under examined. अभी under examine हो रही है, इतना ध्यान से लोगों को पता नहीं, तो बहुत सारे तरीके की होती है. फॉर एग्जाम्पल किस तरीके पे करते हैं, पे किसको करते हैं? व्हाट्सएप पर. दैट मेक्स SRQ सीक्वेंस. एंड राइट, व्हाट्सएप में या जो भी इनको एग्जैक्टली किसको करते हैं?
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऐसा नहीं किसी कंपनी के, वो इन्फ्लुएंसर करते हैं, इन्फ्लुएंसर फिर अपनी बात कहते हैं। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज SRQTP, दैट इज ऑप्शन ए। लाइक जनरल टू स्पेसिफिक, तो पहले टीपी हमें मिला, उस हिसाब से हमने एलिमिनेट कर दिया। सो टीपी हैज टू बी एट द एंड, यू स्पेसिफाई कर, तो ऑप्शन बी भी चला जाता है, टीपी हमेशा एंड में ही आएगा इधर पे। अब एस से स्टार्ट होगा कि क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू तो एक चीज डिटेल दे रहा है, पहले तो मुझे जनरली बोलना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कंपनीज यूज कर, उनको पे किया जाता है, बहुत सारे तरीके से एडवर्टीजमेंट की जाती है। सो एस या आर से स्टार्ट होगा, आर तो ऑप्शन है नहीं, तो एस से ही स्टार्ट होगा। सो देन इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू चूज द करेक्ट आंसर, एंड हियर इट इज ऑप्शन ए एवरीवन। नाउ okay, now read the situation below and answer the questions, right, associated with it. Now, this is a decision making question. So let's read the situation first of all. A multinational company sources pristine natural spring water from Bori, a village in Satpura Mountains. The unprocessed natural spring water is directly bottled by the MNC. ठीक है? The company brands it as natural spring water. ठीक है, तो क्योंकि अनप्रोसेस्ड है तो वो लोग उसको ब्रांड करते हैं एज नेचुरल स्प्रिंग वाटर। फाइन, एंड सेल्स एट 50% प्रीमियम विज़ अदर ब्रांड दैट सेल प्रोसेस वाटर, थोड़ा 50% ज्यादा प्राइस पे उसको महंगा बेच रहे हैं, राइट, ना कि सस्ता कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स, क्योंकि सिमिलर टाइप का वाटर से 10 रुपए में बाकी लोग बेचते हैं, तो ये 15 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा कुछ। द लोकल पंचायत अंडर द पंचायती राज एक्ट 1992 कंट्रोल द स्प्रिंग वाटर यूसेज, तो वो जो पंचायत है जिस गांव के, लेट्स से जहां से ये लोग ला रहे हैं इस विलेज से, मक्के माउंटेन से, वो लोग ही इसको कंट्रोल करते हैं, कौन कितना लेके जा सकते हैं अपने रिसोर्सेज, वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम एंड एवरीथिंग। सो hence the company signed a 30-year contract with the panchayat for exclusive access to the spring water for business purposes. This contract contributes 50% to panchayat's revenues besides providing 250 jobs in the panchayat, तो एक तो पंचायत को इतना पैसा ही मिल रहा है, एट द सेम टाइम इट क्रिएट्स दिस मच जॉब इन द विलेज, तो विलेज का भी एक तरीके से फायदा है इन एवरी वे। द स्प्रिंग ऑल्सो मीट्स डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ बोरी एंड द सराउंडिंग विलेज, ऐसा नहीं है कि लोग गांव में पानी कम पड़ रहा है, उनके डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल नीड्स हैं, और बाकी के जो विलेजेस हैं उनके नीड्स भी मीट हो रही है, तो ऐसे किसी कोई कमी नहीं पड़ रही है, ठीक है, कोई इशू है नहीं बेसिकली इस केस में। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। नाउ चंचल और चंचला ओन्स अ स्मॉल पार्सल ऑफ फार्मिंग लैंड इन बोरी, उसका एक छोटा सा पार्सल है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। She grows cannabis in some part of her land and earns a significant amount of money from it. Soon after the bottling plant was commissioned, bottling plant है नहीं, bottle जो company है जो bottled water बेच रही है, वो जब आए, Chanchala, instigated by a landlord with a vested interest, starts accusing the MNC of robbing her of water and impacting her livelihood. She threatens to take the MNC to court. तो वो बोले कि नहीं भाई, जितना मुझे अपने इस एग्रीकल्चर के लिए वाटर लगता था मुझे तो कम पड़ रहा है, और अपने जो लैंडलॉर्ड था जिससे उसने खरीदा था लैंड एंड एवरीथिंग, उसके साथ में वो बोल रही है कि भाई इनको तो मैं कोर्ट में लेके जाऊंगी, आई नीड मोर वाटर फॉर दिस फार्मिंग, एंड मुझे तो इतना नहीं मिल रहा है। Right. So now, which of the following options will best solve the MNC's problem? कि MNC को ये कोर्ट में भी ना खींचे, एट द सेम टाइम MNC इसकी प्रॉब्लम, चंचल की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जो उसको चाहिए, वाटर फॉर ग्रोइंग हर कैनबिस। सो क्या कर सकते हैं इस केस में, अभी MNC क्या कर सकती है, दैट्स द क्वेश्चन। Okay, so let's eliminate options which are easy to eliminate. See, क्या हम बोल रहे कि spring also meets domestic and agricultural needs of the people of Bori and the surrounding villages. तो यहाँ पे like she Chanchal is growing cannabis, already earns significant amount from it, right? अच्छा चल रहा है। अब उसने ऐसी इनसे भड़का दिया लैंडलॉर्ड को जिसका एक इंटरेस्ट था, कि अक्यूज करते हैं एमएनसी को ऑफ रॉबिंग हर ऑफ वाटर, कि भाई हमारा जो था उतना और हमारे ले लिया, हम ज्यादा यूज कर सकते थे, और इम्पैक्टिंग हर लाइवलीहुड लाइक दैट। सो कंपनसेट द मॉनिटरी लॉस एज परसीव्ड बाय द चंचला, नॉट रियली, क्योंकि उसका अच्छा ही चल रहा है ना, वो ऐसे ही कर रही है, लिख रही है, बाकी लास्ट टाइम लिखा है कि भाई डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल नीड्स लोगों की मीट कर रही है, तो भाई हर कोई पंगा लेगा तो हर किसी को हम ऐसे पैसे देंगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। प्रॉमिस टू एम्प्लॉय चंचला 17-year-old सन एज ही टर्न्स 18, कि भाई तुमको जॉब दे देंगे। वो क्यों जॉब चंचला विल टेक, बिकॉज ही और शी इज अर्निंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑलरेडी, जो अपना बिजनेस कर रहा है वो जॉब में क्यों जाएगा, इजंट इट। सो इससे कोई सॉल्व नहीं होगी। रिक्वेस्ट द पंचायत टू एक्स कम्युनिकेट चंचल फॉर कल्टिवेटिंग कैनबिस, कि भाई तुम
कैनबिस ही बंद कर दो अपनी फार्मिंग, तो वो चंचला तो डेफिनेटली अब भड़केगी और वो डेफिनेटली अब कोर्ट में लेके जाए। तो दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू सॉल्व, राइट? आप किसी का काम ही बंद करा रहे हो। बाय चंचलास प्रोड्यूस एट अ प्रीमियम ऑफ 30% टू द मार्केट प्राइस, मे बी उसकी चीजें उसको शांत, पर लेकिन सबको ये वही ई जैसा होगा कि हर किसी को आप शांत करोगे, पैसे दोगे या थोड़ा मॉनिटरी फायदा दोगे, हर कोई जो आपसे झगड़ने आ रहा है तो फिर तो सबको ही देना पड़ेगा, इजंट इट? वो तो दिख ही रहा है कि सारे गांव एंड सराउंडिंग विलेज के लिए पानी कोई कम नहीं पड़ रहा, सब अच्छे से रह रहे हैं, ओवरऑल गांव के लिए अच्छा ही है, इतने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, 250 जॉब्स, रेवेन्यू आ रहा है पंचायत को। अभी एक जन को प्रॉब्लम है तो उसमें क्या कर सकते हैं, isn't it? तो सी एंड ई स्टिल कैरीज द सेम लॉजिक। गेट द विलेजेस, जो विलेजेस इनमें एम्प्लॉय की, जिनके एम्प्लॉयज हैं 250 पीपल एंड ऑल्सो, उनको बोलो कि चंचला को प्रोज्यूट के सू ना करे, एटलीस्ट है ना, कोर्ट में लेके ना जाए। वो है क्योंकि इनके भी सपोर्ट में ऑलमोस्ट बाकी के सब विलेजर्स तो हैं, तो दिस बिकम्स द बेस्ट सिचुएशन और आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल शॉप सेलिंग कंप्यूटर पेरिफेरल्स is the only one of its kind in the remote village of Turtrunk. Because online purchases take 2 weeks or more to arrive, the small shop is a quick stop for buying items such as pen drive, USB cables, क्योंकि भाई दूर जाना पड़ रहा है तो ये अभी के लिए ठीक है। Okay, besides selling computer peripherals, this computer peripherals and computer के आसपास की extra चीजें, right, that we are talking about. The small shop also undertakes repairs of out of warranty products. Now, question is that the small shop, which earlier recorded an annual increase of approximately 12% in revenues, has been stagnating at 4%. Revenue profit come हो गया from last 3 years. During which e-commerce sidelined brick and mortar outlet. Brick and mortar छोटे e-commerce, सब लोग ऑनलाइन ही चीजें, छोटी छोटी पेन ड्राइव खरीदनी, सब ऑनलाइन खरीद लेते, तो इस तरह के छोटे छोटे जो आउटलेट्स हैं इनकी अभी थोड़ी सी सेल्स कम हो गई है। Now the shop is struggling to increase profitability. In general, the small shop has been offering a discount on NRP to compete with e, तो अभी वो बोल रहे हैं ठीक है हम भी उतना ही सस्ता देंगे, अब ऑफ कोर्स ऑनलाइन जैसे भिजवा तो नहीं सकते घर पे, पर जो भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है वही सेम प्राइस हम देंगे, एमआरपी जो भी होगा उस पे वी विल बी गिविंग यू डिस्काउंट। ठीक है, सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रीजन फॉर द स्मॉल शॉप नॉट टू रिड्यूस द करंट डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर, कि हम क्यों एक्चुअली उसको नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। नाउ लेट्स रीड एंड गो थ्रू द ऑप्शंस। The correct answer here will be E. Even though e-commerce offers greater range of choices, other of course Amazon से आप कुछ लोग ज़्यादा choices and everything, but villagers sometimes prefer buying readily available products from the small shop, है ना, मुझे कोई चीज़ अभी चाहिए 1 घंटे 2 घंटे में चाहिए, मैं उसको ऑनलाइन नहीं, मैं शॉप से ही लूंगी। तो शॉप की भी एक चीज़ है, रिक्वायरमेंट है, वो कम कर देगा तो उसका बेसिकली प्रॉफिट और फर्दर कम ही हो जाएगा। और जिन लोग को इमीडिएटली चाहिए वही लोग अभी भी आ रहे हैं, इजंट इट? ऐसा तो है नहीं, जिन लोग वेट कर सकते हैं वो लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो इससे कुछ ओवरऑल फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। सो जिन लोगों को रेडीली चाहिए उस चीज के लिए शॉप अभी भी है उन लोगों के लिए, तो शॉप को इसलिए कम नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। Two industrial towns, Jayanagar and Ramnagar, about 15 kilometers apart, are similar in land area, population, ethnic diversity, and per capita incomes. Okay. Jagdeep Singh owns a bakery named La Baguette in Jayanagar. He specializes in croissants, masala bread, whole wheat bread, eggless cakes are also favorite. Among the four bakeries in Jayanagar, Jagdeep's bakery with a market share of 30% is second only to the oldest Le Croissant bakery whose market share is 40%. Le Croissant commands a loyal customer base and does not offer eggless varieties. Fine. Now, Jagdeep has decided to open a branch in Ramnagar. Which of the following facts about Ramnagar will best support his डिसीजन, अगर उसको यहाँ पे ओपन करना है तो? ओके, सो जगदीप की बेकरी का ऑलरेडी क्या नाम है, ले बेगेट, है ना, और एक दूसरा है ले क्रोसा। सो अब उसको अगर रामनगर में खोलना है, इफ आई से 3% ऑफ ले बेगेट्स करंट रेवेन्यू, ऑलरेडी 3%, वहां के लोग ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं, वो है भी नहीं वहां पे फिर भी वहां के लोग खरीद, अगर 3% रेवेन्यू वहां से आ रहा है, इट्स अ गुड रीजन फॉर हिम टू स्टार्ट देयर, isn't it? Jagdeep has managed to acquire a big space in Ramnagar, तो उससे क्या होता है, नॉमिनल रेंट पे भाई चीज बिकनी चाहिए, पहले तो रेंट तो ठीक है, अच्छी बात है, नॉमिनल रेंट पे मिल गया, पर इज द थिंग वर्किंग ऑल्सो और नॉट? Before starting his own bakery, Jagdeep was supplying bread to most bakeries in Ramnagar. तो इससे पहले भी बहुत सारी bakeries में दे रहा था, maybe
Ramnagar is served by 4 bakeries with 2 largest bakeries having market shares of 55% and 25%. इनके पास ऑलरेडी लार्जेस्ट, देन दिस इज नॉट अ ग्रेट रीजन। अगर वहां पे ऑलरेडी बहुत बड़े बेकरीज है तो इसका कैसे चलेगा? अपने को एक रीजन चाहिए कि व्हाई ही शुड रियली गो हेड विथ हिज डिसीजन। अगर बोले कि उसका ऑलरेडी रेवेन्यू ही वहां से आ रहा है तो वहां के लोग और पसंद करेंगे, डेफिनेटली 3% का 5%, 10% होगा ही होगा। ली क्रोसॉन्स रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। देखो अगर यही स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी लाइक दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड टू द कस्टमर्स व्हाट पीपल वांट, सो इनको भी कैसे पता चलेगा? सो दिस इज मोर लाइक अ पॉजिटिव रीजन व्हाई दे शुड गो अहेड रादर देन अ नेगेटिव रीजन। या बाकी लोग ऑलरेडी ऑलरेडी कंपटीशन है, लाइक डी एंड ई तो वी कैन नॉट चूज एट ऑल। ठीक है। नाउ जगदीप विशेस to open 100% eggless branch in Ramnagar. To explore the feasibility, he collected following facts. Fine, let's take a look. Eggless products account for 30% of Lee Baguette sales. Okay. At least 20% of all bakery sales in Ramnagar is from eggless products. Good reason, क्योंकि eggless ही sell कर रहे हैं। Eggless variety contain थोड़ा बहुत egg का traces फिर भी होता है, तो उससे तो नहीं हो पाएगा। Le Baguette currently makes 3% of its revenues। सी 3 तो डेफिनेटली रॉन्ग है, इससे उनको नहीं काम उनका निकल पाएगा। एगलेस मतलब एगलेस, ऐसे ही थोड़ा बहुत एग है, तो जिस भी ऑप्शन में 3 है पहले तो आप वो हटा दो, वो ऑप्शंस। ठीक है। 2 इज फाइन, राइट? एटलीस्ट 20% उनके जो सेल्स है रामनगर के वो एगलेस प्रोडक्ट्स, उनके मतलब काफी अच्छे एगलेस लोग प्रेफर कर रहे हैं एगलेस, तो 2 तो डेफिनेटली होगा। तो जिस भी ऑप्शन में 2 नहीं है वो हट जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। Right. Now let's read further. Le Brigade currently makes 3% of its revenues from Ramnagar customers and all of it comes from Eggless. तो 3% उनको मिल रहा है और सब उसी में से आ रहा है। तो ठीक है, ये भी हो सकता है 4 में भी। ली क्रोसॉन्स रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स विथ अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। अगर स्ट्रगल दिखा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा फिजिबिलिटी ऑफ अ प्लान? ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा है तो है ना, दूसरे का स्ट्रगल चल रहा है भले, तो इनका भी तो हो ही सकता है, isn't it? So 5 is just not possible. So option A goes away. We are left with option C 241. So at least 20% लोग हैं। एगलेस प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर 30% उनके सेल्स, मतलब अच्छे खासे अगर लैब के बिक रहे हैं एगलेस तो इनके भी बिकेंगे। सो यस 2 कि एगलेस लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये एगलेस इनकी स्पेशलिटी है, ये वही सेल कर रहे हैं। करेक्ट। Okay. Now, from a newspaper, Jagdeep has learned that Americans use their own ovens to bake ready-to-bake products sold by some bakeries. This idea is apparently catching up in Indian metros as well. Jagdeep wants to try this out in his, usko khud bhi try karna. He has gathered the following facts. आप read कर सकते हो following facts एक बार खुद से, and we can directly move to the options. Select the best of the following sequence in descending order of effectiveness in support of the Jagdeep. Right? So let's read. अगर हमने read कर लिया है तो ऑफ कोर्स 2 से स्टार्ट करेंगे। अराउंड 7% ऑफ जगदीश रेगुलर कस्टमर्स ओन बेकिंग ओवंस, तो उसके अगर कस्टमर्स के बेकिंग ओवंस इन देयर होम्स हैं, राइट? सो इन दी देखो तो फिर देन इट इज मच मोर इफेक्टिव। लोग खुद कर रहे हैं, इससे अच्छा ये करके दे देगा, कस्टमर्स के लिए करेगा। Then, if you read 3, the sales of baking ovens in India is forecast to increase by 12% every year for the next 3 years. तो ये भी increase, sales भी increase होने वाली है। In India, Indian metros ready-to-bake products give higher profit margins compared to finished products, है ना? ऐसा नहीं कि मैंने बना के पूरा पिज्जा दे दिया, मैंने फ्रोजन पिज्जा दिया तो उसकी ज्यादा प्रॉफिट होती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कस्टमर्स के पास अवन है, उसने कुछ फ्रोजन दिया, लोगों ने घर जाके कर लिया, उसके अगर कस्टमर के पास में तो इट्स अ ग्रेट आइडिया, इजंट इट? उसके अलावा सेल जो माइक्रोवेव या अवंस की वो बढ़ने वाली, मतलब हर किसी को जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है लोग, जहाँ जो अपने घर पे जाके बेक कर सकते हैं या गर्म कर सकते हैं इन अवन, तो डेफिनेटली ही शुड डू दिस। ऑल्सो प्रॉफिट मार्जिन रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स के ज्यादा होता है, so ये भी। then US bakeries that also sell ready to bake products earn higher revenues compared to those do not। तो US से ही उसने ये सीखा है तो वो भी ready to bake products में ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, एक तो ये कंपैरिजन है। एंड देन फोर्थ 50% ऑफ हिज रेगुलर कस्टमर्स फुल टाइम वर्किंग कपल्स। तो इससे क्या मतलब है ना, वर्किंग कपल्स हैं कि नॉन वर्किंग है, गर्म कर सकते हो, स्टिल इतना कंपेरेटिवली रेलिवेंट नहीं है, तो फोर्थ तो हमें एंड में ही चाहिए। सो ये दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। मेन क्या है कि भाई क्या उसके कस्टमर्स के पास है अवन, तो मुझे 2 से ही स्टार्ट करना है। सो ऑप्शन सी विल ऑल्सो गो, 2 से स्टार्ट होगा 4 से एंड होगा। एंड देन 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 वो हमको देखना है कि इंडियन मेट्रोज में
ये चलता है, यूएस में चलता है डायरेक्टली। पहले इस जहाँ पे ये सेल कर रहा है वहां पे लोगों का क्या है कि वहां पे लोग खरीदेंगे, वहां पे ये सारी चीजें हैं। तो मुझे 2 3 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा rather than 2 5, एंड 3 इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सो 2 3 5 1 4, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द सिचुएशन बिलो। ओके, अ पावरफुल इंटेलिजेंट, all right, king Vanamali once ruled over an ancient kingdom, Vanarajya. The kingdom was known for its high mountains and sprawling plains, and 90% of its land was under forest cover. Trade and forest produce was the mainstay of its economy, supported by subsistence agriculture. With the increase of population over time, the forest plains was cleared for agriculture. ठीक है, the forest in the mountains continued to supply nutrient enriched water and abundant forest produced to the plains. As a result, agriculture yields were bound. मतलब agriculture अच्छे थे क्योंकि वहाँ की nutrient rich soil थी, water था, उस जगह पे सब कुछ था in short. And the plains prospered as compared to the mountains. वो plain वाली जगह जहाँ पे था वो अच्छा होता. Now the increasing prosperity of the plains, पीपल टेम्पटेड दोज इन दी माउंट, जो माउंटेन्स में उनको लगा डाइवर्ट कर लेते हैं, टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, उनको लगा यहाँ पे एग्रीकल्चर कर लेंगे. वानामाली was afraid that expansion of agriculture would result in deforestation of the mountains, कि लोग माउंटेन में फिर काटेंगे पहले पेड़, फिर वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, तो उसको ये थोड़ा डर है इस चीज का. Now, which of the following is the best course of action for वानामाली to conserve the mountain forest, कि कैसे वो बचा सकता है, क्या करके. So let's go through the options. First option, institute a mechanism that ensures plains people pay royalty to be transferred to mountain people for maintaining forest cover, कि forest उसको maintain करने के लिए जो लोग maintain करें उनको पैसा मिलेगा, और जो लोग plains यूज कर रहे हैं फॉर फार्मिंग एनीथिंग उनको कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई है ना, लैंड आप यूज करो तो कुछ तो रेंट लैंड का या कुछ तो पे करोगे. तो इससे लोगों का ज्यादा ध्यान, पैसे कहाँ मिल रहे हैं, फॉरेस्ट सेव करने, तो लोगों का ध्यान इधर ज्यादा होगा तो फॉरेस्ट बचा रहेगा. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है. Declare a mountain day when plains people meet and then thank mountain people for sustaining their agriculture. नहीं, एग्रीकल्चर को नहीं बचाना है, अभी फॉरेस्ट को बचाना है. एग्रीकल्चर कम रखना है क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड कटेगा, ट्रीज कटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है. सुनो, कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट विद पावर्स टू पनिश दोज हु फेल. जिन्होंने किया उनको ऐसा नहीं, एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत जरूरी अलाउ करना पड़ेगा, पर ज्यादातर लोग ये करना शुरू ना कर दें. तो लाइक हमें फॉरेस्ट को की तरफ ज्यादा ध्यान देना है. तो लोगों को पनिश करने से इज नॉट द ग्रेट थिंग, राइट, बिकॉज ओवरऑल चीजें अभी सही चल रही, तो क्यों बेकार में कुछ गड़बड़ करना. Urge the elders of the mountains to come up with agricultural practices that ensures no erosion. कि आप ऐसा देखो कि जिससे कोई इरोजन ना हो फॉरेस्ट कवर, वो तो ठीक है, बट ए स्टिल सीम्स बेटर, कि आप एल्डर्स को रिक्वेस्ट करो से अच्छा जो भी फार्मिंग कर रहा है वो पैसे दे, टैक्स दे, और वो पैसा उनको जाएगा जो कि फॉरेस्ट सेव कर रहा है. सो हर कोई फॉरेस्ट सेव करने में ज्यादा टाइम या मेहनत लगाएगा कंपेयर टू वाइस वर्सा. लेवी अ टैक्स ऑन ट्रेडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेन्स टू क्रॉस सब्सिडाइज सप्लाईज टू माउंटेन पीपल. अगेन पैसे लेने से लोग फार्मिंग कम नहीं कर देंगे ना, और एट द सेम टाइम फॉरेस्ट फिर भी बच नहीं सकता. अगर फॉरेस्ट को बचाने के लिए आप लोगों को कुछ इंसेंटिव दे रहे हो, लाइक ऑप्शन है, तो ठीक है. सो अगेन दैट्स नॉट हैपनिंग इन ऑप्शन ई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो सिचुएशन तो सेम है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड माउंटेन पीपल चूज टू बेस्ट प्रोटेक्ट देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स, राइट. Question, Vanamali afraid of further deforestation use a dictate as an order against felling of trees in the mountains. In due course, thanks to the booming agriculture, the king alone with plains people began to prosper, right. Even उसकी agriculture लोग फिर भी अच्छा कर रहे थे, all right. However, mountain people became relatively poor thanks to Vanamali's order, कि भाई पर ही उसकी वजह था क्योंकि वो लोगों को फार्मिंग नहीं करने दे रहा था, और माउंटेन पे तो बहुत मुश्किल थी, और ऊपर से उसको जंगल बचाने थे. So now which of the following should mountain people choose to best protect their long term. माउंटेन पीपल के लिए अभी क्या बेस्ट है, अभी तो वो पुअर रह रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा टू स्टे रिच. तो what can they do? If you go to all the options, maybe they can charge a premium on forest produce and issue hunting permits. ऐसा कुछ कर सकते हो, उनको भी पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे, नॉट कि एम्प्लॉयमेंट करके या इग्नोर करके अपने किंग का ऑर्डर. दे विल ओनली इनवाइट प्रॉब्लम्स थ्रू दिस, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल करके ओनली टू नेबरिंग किंगडम्स, अपने लोगों को नहीं देंगे. वो भी एक अनफेयर या गलत चीज, अनएथिकल चीज है. सो मे बी जिसको भी फॉरेस्ट में हंटिंग करने आना है
परमिट लेना है, वो कुछ पैसे दो और परमिट लो, है ना। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर उसको थोड़ा प्रीमियम में आप महंगा थोड़ा बेच रहे हो, है, क्योंकि वो चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये भी वो लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू अदर। ओके, next question. The village elders of the mountains had informed Vanamali about the presence of a precious metal in abundance under a large part of the forest. They pleaded with him to repeal his dictate. उन्होंने बोला कि भाई एक precious metal मिला है forest में, और अपना जो रिक्वेस्ट किया, अपना जो ऑर्डर है वो वापस ले लो, और परमिट और अलाउ करो ट्रीज को गिरना फॉर माइनिंग, थोड़ा इससे हमारे फायदा होगा। वानामाली न्यू दैट प्रेशियस मेटल वुड मेक हिज किंगडम प्रॉस्पर, उसको पता है इससे हमें ग्रोथ ही होगी, अच्छा ही अपने लिए। हाउएवर ही वाज वरीड दैट माइनिंग वुड रिड्यूस द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द प्लेन्स। Vanamali's advisor वाना पंडित presented the following action plans for his consideration. उसने ये 5 चीजें उसको बोली कि ये चीजें करते हैं। So now based on that, which of the following actions in the descending order of their ability to contribute to Vana Rajya's sustainable prosperity will be the most appropriate? Okay, descending order में हमें choose करना है. So if we have read, students, you can pause, read all 5 actions, and then we'll discuss the answer. राइट, सो आई गेस बेस्ट विल बी योर परमिट लिमिटेड माइनिंग। ठीक है, माइनिंग कर लो, ये वो भी जरूरी है, मना बिल्कुल नहीं कर सकते। मेंटेनिंग द फॉरेस्ट ऑर्डर, उसको ही मेंटेन करो जितना रेस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी, बस ऐसा नहीं पूरा पूरा माउंटेन ही हमने सारे जंगल सारे पेड़ हटा दिए, वो भी नहीं, उस एरिया में कर सकते हो जहाँ पे मिला है। तो 5 से तो डेफिनेटली स्टार्ट होगा। Then if you see 3-2, permit mining in the mountains and begin afforestation in the plains, के साथ में plains में भी थोड़े से trees लगाना शुरू कर देते हैं। Permit mining in the mountains and enforce rain water harvesting in the plains, के साथ में water भी, क्योंकि water का भी एक problem है कि flow of nutrients water ये थोड़ा disturb हो सकता है। So 5-3-2, 5-3-2 कहाँ पे है? एक्चुअली लास्ट में ही है। कंटिन्यू विद दोज फॉरेस्ट डिक्टाट इन दी माउंटेन्स, की जो जो फॉरेस्ट ऑर्डर है वही कंटिन्यू, नहीं उसको फायदा भी तो 4 नहीं होना चाहिए, 4 इज नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। ये रिपील द फॉरेस्ट ऑर्डर एंड चार्ज हेफ्टी रॉयल्टी फॉर माइनिंग, की जिसने माइनिंग की वो पैसे दोगे, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट माई कंट्री, अबाउट माई स्टेट, कितना भी आपको प्रेशियस मेटल, माइनिंग तो नहीं अलाउड होगी। सो 3-1 हैज टू, सॉरी 4-1 हैज टू कम एट दी एंड, जो कि इधर पे है ना, कि आप अपना ऑर्डर कंटिन्यू कर रहे हो, माइनिंग बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हो, या जो भी माइनिंग करेगा उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, पर आपके ही कंट्री के लिए अच्छा है ना, वो लोग बोल ही रहे हैं। तो 4-1 हैज टू कम एट दी एंड, जो कि सिर्फ डी में है, बट इट शुड बी 5 पहले, कि पहले तो अलाउ कर दो लिमिटेड माइनिंग, ऐसा नहीं है कि माइनिंग मैंने अलाउ कर दी और साथ में एफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया, वहां पे पहले तो अलाउ करो और फिर प्लेन्स में फॉरेस्टेशन। सो 5-3 rather than 3-5, ठीक है। Okay, that is it everyone for today's session. Thank you so much for attending this session. I'll see you now in next session on that questions, which will have again some decision making as well as verbal questions. We'll also discuss about the essay writing, right, tomorrow at the same time. Bye everyone. Thank you so much for attending this.